नमस्कार। डेस्टिनेशन आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। और हमारे मेंस आंसर राइटिंग के रामबाण सीरीज के अंतर्गत हिस्ट्री सेक्शन में आज हम लोग एक बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख रहे होंगे। और वो क्वेश्चन का आंसर भी आप लोगों में से ही किन्हीं एक प्रतिभाशाली स्टूडेंट ने लिख करके भेजा है। एक 38 मार्क्स का क्वेश्चन है जो बोलता है कि आज हमें किस प्रकार के राष्ट्रवाद की आवश्यकता है, और जो टैगोर साहेब हैं उनके राष्ट्रवाद के संदर्भ में आप व्याख्या करें। रविन्द्रनाथ टैगोर साहब के बारे में प्रीलिम्स के हिसाब से आप कितनी चीजें जानते हैं? संभवतः आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि 1913 में इनको इनकी रचना गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया, और इस पुरस्कार को पाने वाले ये पहले भारतीय थे। दैट मीन्स कि इनके आइडियाज को वर्ल्ड वाइड जो है एक्सेप्टेंस मिला, और जो लोग आपके धुर विरोधी थे उन लोगों ने भी आपके आइडियाज से सहमति जताई। दूसरा, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है तो उससे आहत होकर के ये क्या करते हैं, नाइटहुड की उपाधि वगैरह भी लौटा देते हैं। ये चीज आपको पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त पता होना चाहिए कि बहुमुखी प्रतिभा के ये व्यक्ति थे, नाटककार थे, कवि थे, उसके अतिरिक्त दार्शनिक चिंतक थे, पेंटर भी थे, और एक अच्छे स्कॉलर थे। ठीक है। और जो महात्मा गांधी हैं उनको महात्मा की उपाधि से भी विभूषित करने वाले कौन से व्यक्ति हैं, तो रविन्द्रनाथ टैगोर साहब हैं। अब ये क्वेश्चन आपके 17वीं बीपीएससी के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप एक तरीके से देखिए कि यूक्रेन और रूस का जो युद्ध है ना, या हमास इजराइल का जो युद्ध है, या युद्ध नहीं तो कम से कम इसको संघर्ष कह ही सकते हैं, राइट। तो इन दोनों की पृष्ठभूमि में कहीं ना कहीं आपको एक एक्सट्रीम राष्ट्रवाद छुपा हुआ है। ठीक है। और इन सारी चीजों का समाधान क्या हो सकता है? इन सारी चीजों का समाधान हो सकता है मानवतावाद या सॉफ्ट नर्म आपको राष्ट्रवाद। ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर साहब का एक बड़ा पॉपुलर स्टेटमेंट है। रविन्द्रनाथ टैगोर साहब बोलते हैं ना कि मैं मानवता के ऊपर कभी भी राष्ट्रवाद को जीतने नहीं दूंगा। इस सेंटेंस से भी आप अपने आंसर को शुरू कर सकते हैं। इस सेंटेंस को भी चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं कि मैं मानवतावाद के ऊपर कभी भी राष्ट्रवाद को जीतने नहीं दूंगा। ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? आप देखिए कि इनकी मृत्यु हुई है 1941 में, और 1941 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एक प्रमुख कारक अगर आप गिनने जाएंगे ना तो वो हिटलर का एक्सट्रीम राष्ट्रवाद था, या ब्रिटिश की जो औपनिवेशिक नीतियां थी उसके अंदर भी कहीं ना कहीं व्हाइट मैन सुप्रीमेसी थ्योरी, कि अंग्रेजों को लगता था कि हम गोरी चमड़ी के लोग हैं तो हमको ईश्वर ने यह अधिकार दे करके भेजा है कि बाकी लोगों को कोड़े मारो। ठीक है। तो इन सारी चीजों से आहत होकर के उन्होंने अपनी जो डॉक्ट्रीन गढ़ी है, उस डॉक्ट्रीन में वो यही बताते हैं कि भैया राष्ट्रवाद को अगर आप एक्सट्रीम लेवल तक लेकर के जाएंगे तो संघर्ष देखने को आपको मिलेंगे। इसके अतिरिक्त जातिगत हिंसा आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि बहुत सारे राष्ट्रों का निर्माण ही एक पर्टिकुलर रेस के ऊपर या एक पर्टिकुलर जाति के ऊपर या एक पर्टिकुलर धर्म के ऊपर होता है। मिडिल ईस्ट के देखेंगे तो बहुत सारे मुल्क कौन से हैं, मुस्लिम ओरिजिन के हैं, और ठीक वैसे ही यूरोप के बहुत सारे देश देखेंगे ना तो वो क्रिश्चियनिटी ओरिजिन के हैं। तो ये जो मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसके ओरिजिन में भी आप जा करके देखेंगे तो एक तरीके से राष्ट्रवाद है, और एक तरीके से देखिए तो निर्जातीयवाद है। इतनी कुछ कुछ बातें हम लोगों ने की। एक और बात जानेंगे कि दो देशों का जो राष्ट्रगान है, भारत का और बांग्लादेश का, अमार सोनार बांग्ला, इन दोनों की रचना आपको किसके द्वारा की गई है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर साहब के द्वारा की गई है। ये सबको पता होता है। इसके अतिरिक्त आप लोग कमेंट में हमको ये बता सकते हैं कि एक तीसरे देश का भी राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर साहब की रचनाओं से हाईली इंस्पायर्ड है। वो तीसरा देश कौन सा है? आते हैं बहरहाल क्वेश्चन के तरफ। आपने आंसर ये बड़ा शानदार लिखा है, लेकिन ये जो बातें हम आपको बताएं ना, इन बातों को अगर आप अपने आंसर में इंक्लूड करते ना, अगर यूक्रेन रूस की थोड़ी चर्चा कर देते, हमास इजराइल की थोड़ी चर्चा कर देते, तो एग्जामिनर को लगता, जो भी आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं, कि
टैगोर साहब के राष्ट्रवाद का अभी के समय में आप बड़ा एक स्ट्रॉन्ग रेफरेंस लेकर के आ रहे हैं और तब आपके मार्क्स और बढ़ सकते थे। कोर आंसर आपने बड़ा अच्छा लिखा है, लेकिन उसके इर्द गिर्द की जो सजावट है ना, उस पर थोड़ा काम रह गया था। जिन बातों को हम आपको बताएं उन बातों को अगर आप ऐड कर देते, जैसे इन्होंने क्या किया है, आपको शांति निकेतन या विश्व भारती की स्थापना की है। इनका मानना था कि सबसे बड़ी शिक्षक अपने आप में मदर नेचर होती है, तो एज सच प्रकृति के सानिध्य में रह करके ही अगर हम लोग अध्ययन करें तो ज्यादा बेटर होगा। और इसी सोच के साथ विश्व भारती कह लीजिए या शांति निकेतन की स्थापना इन्होंने की। रविन्द्रनाथ टैगोर शुद्ध राष्ट्रवादी थे, किंतु उनका राष्ट्रवाद आज के राष्ट्रवाद की तरह संकीर्ण नहीं था और न ही राष्ट्र का उग्रवाद उन्हें स्वीकृत था। बड़ी शानदार लाइन लिखी हुई है, लेकिन इससे भी थोड़ा एक नॉच ऊपर आप क्या लिख सकते थे, यही यूक्रेन और रूस की चर्चा कर देते और बोलते कि भैया इन दोनों युद्धों के पीछे अगर आप मूल में जाएंगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको उग्र राष्ट्रवाद की भावना देखने को मिलेगी और फिर ये आपकी एक अच्छी सी भूमिका हो जाती, इंट्रोडक्शन हो जाता और फिर आप बताते कि इसका समाधान भैया क्या हो सकता है। तो अगर हम रविंद्रनाथ टैगोर साहब के राष्ट्रवाद के हिसाब से जाएं तो चीजें बेटर हो सकती हैं और उनका राष्ट्रवाद संकीर्ण नहीं था, वो विश्व मानवतावाद की भावना से ओतप्रोत था और अगर इसके हिसाब से आप काम करें तो चीजें ज्यादा बेहतर होंगी। इसके अतिरिक्त बहुत अच्छा सा यहाँ पर एक टेबुलर प्रेजेंटेशन है, एक पिक्चर बना दिया गया है कि इनका जो राष्ट्रवाद था उसके की एस्पेक्ट्स क्या क्या थे। तो हिंदू मुस्लिम एकता, वो बहुत क्लियरली बोलते हैं कि कोई हिंदू राष्ट्र नहीं होता है, कोई मुस्लिम राष्ट्र नहीं होता है, एक ही देश है, उसके बेटरमेंट के लिए इस दोनों कम्युनिटी या अन्य सारी कम्युनिटीज को भी मिलजुल करके काम करना चाहिए। दूसरा, मातृभूमि से प्रेम। जो व्यक्ति मातृभूमि से प्रेम करेगा वो मान करके चलेगा कि इस देश का पत्ता पत्ता अपने आप में भारत माता है, तो फिर वो किसी दूसरे को, किसी दूसरे नजाति, किसी दूसरे क्षेत्र, किसी दूसरे भाषा वाले को ये सोच करके चोट नहीं पहुंचाएगा, आहत नहीं करेगा कि उसको चोट पहुंचाना भी एक तरीके से भारत भूमि को ही चोट पहुंचाना है। उग्र राष्ट्रवाद के विरोधी थे, इसके बारे में वही हिटलर की कहानी लिख सकते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर कहीं ना कहीं उसके पीछे आपको हिटलर का उग्र राष्ट्रवाद ही था। ठीक है। वसुधैव कुटुंबकम, जब आप विश्व मानवतावाद को सोचेंगे ना तो वो ऑटोमेटिकली हमारे एंशिएंट टेक्स्ट में आपको वसुधैव कुटुंबकम के नाम से दिया हुआ है। और एक और लाइन बहुत अच्छा आपने लिखा हुआ है कि राष्ट्रवाद एक बहुत बड़ा उत्पाद है, कोई संकीर्ण उत्पाद नहीं है, कि अगर ये संकीर्ण तौर से राष्ट्रवाद को आप सोचेंगे ना तो लड़ाई झगड़े पर उतारू होंगे, सांप्रदायिक दंगे होंगे। और वहीं अगर आप इसको एक ब्रॉडर प्रोडक्ट के तौर पर देखेंगे तो आप विश्व कल्याण की भावना से ओतप्रोत होकर के काम कर रहे होंगे कि यूथोपिया में भी कोई बच्चा अगर अन्न के अभाव में मर रहा है तो वो भी मानवता की ही आपकी हार है, आपके देश की राष्ट्र की हार है, आपके राष्ट्रवाद की हार है कि भैया आपका राष्ट्र इतना संबल नहीं है कि आपके बगल में एक आदमी मर रहा है और आप उसको 2 समय का अन्न भी मुहैया नहीं करा पा रहे हैं। उसके अगले में मार्क करेंगे कि इनकी राष्ट्रवादिता उच्च कोटि की थी, जिसमें गंभीरता थी, कोई छिछलापन नहीं था। बहुत शानदार। और इस दौर में हमें ऐसे ही राष्ट्रवाद की ओर उन्मुख होने की आवश्यकता है। यहीं पर कम से कम आप लिख देते, रूस यूक्रेन युद्ध की चर्चा कर देते या हमास इजराइल की चर्चा कर देते। जलियांवाला बाग हत्याकांड से उनको मर्मांतक यानी गहरी पीड़ा होती है और वो ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई सर की उपाधि को वापस कर देते हैं। ठीक है कि जलियांवाला बाग में भी आपने 1000 लोगों से अधिक लोगों की हत्या की, तो अपने आप में वो मानवता की हत्या है। और मानवता को अभी हम लोगों ने बात किया ही था कि मानवता को वो ज्यादा अच्छा मानते हैं, ज्यादा सर्वोत्तम मानते हैं, किसके कंपैरिजन में, तो राष्ट्रवाद के कंपैरिजन में। यहां पर आप उस लाइन को मेंशन कर सकते थे कि उनका एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट भी है कि मैं मानवतावाद के ऊपर कभी भी राष्ट्रवाद को जीतने नहीं दूंगा। टैगोर अखंड भारत के समर्थक थे और राष्ट्रीयता को सांप्रदायिकता के कलंक से बचाना चाहते थे। अभी हम लोगों ने बात किया कि हिंदू राष्ट्र मुस्लिम राष्ट्र कुछ नहीं होता है, ठीक है, ओवरऑल एक राष्ट्र है और उसके बेटरमेंट के लिए सारे लोगों को प्रयास करना चाहिए, इरेस्पेक्टिव ऑफ कि आप किस जाति धर्म भाषा से आते हैं। इसीलिए अगर इस भावना से कोई व्यक्ति काम करेगा तो वो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करेगा ही करेगा और सभी धर्म के लोगों को आपस में सामंजस्य समन्वय बनाने का प्रयास करना चाहिए।
इसके अतिरिक्त राष्ट्रवाद का सिद्धांत चेतना शून्य करने वाली औषधि की तरह से वो ट्रीट करते हैं, जो मनुष्य की चिंतन करने की शक्ति को कुंठित कर देता है। ऐसा ही एक स्टेटमेंट कार्ल मार्क्स का भी है। कार्ल मार्क्स भी बोलता है कि धर्म जो है ना, बस राष्ट्रवाद की जगह धर्म शब्द डाल दीजिए, कि धर्म अफीम के नशे की तरह से होता है। चेतना शून्य करने का काम अफीम भी करता है। आदमी को एक बार अफीम चटा दीजिए, फिर उसको कुछ सही गलत समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो राष्ट्रवाद के बारे में भी ऐसा ही ख्याल रखते थे आपको माननीय रविन्द्रनाथ टैगोर साहब। देशभक्ति ही राष्ट्रवाद की सर्वोच्चतम अभिव्यक्ति है, उसको देखेंगे। ये भी आपने अच्छा लिखा हुआ है कि हर व्यक्ति को क्या करना चाहिए, टैगोर साहब की तरह अपनी मातृभूमि से प्यार करना चाहिए। अपनी प्रार्थना में उन्होंने एक जगह कहा भी हुआ है कि हे ईश्वर, हमको शक्ति देना कि हम निर्बल और दलितों का अपमान न कर सके। यानी कि उस समय का जो भी सामाजिक भेदभाव था उससे भी उनका मन उद्वेलित रहता होगा और उस भेदभाव के खात्मे के लिए भी वो प्रयासरत रहे होंगे। इसीलिए जो उन्होंने शांति निकेतन या विश्व भारती की स्थापना की है, उसमें हर कम्युनिटी के बच्चों को उन्होंने स्थान दिया। ये फैक्ट भी चाहे तो आप यहां पर लिख सकते थे, ठीक है। देशभक्ति के जातीय संघ का उन्मूलन। टैगोर साहब के अनुसार राष्ट्रवाद भौगोलिक सीमाओं में जकड़ी हुई नहीं होनी चाहिए और उनका मानना था कि संपूर्ण मानवता के साथ इसका तादात्म्य होता है। ये भी बहुत फेमस स्टेटमेंट है, आप में से हर किसी को जब भी टैगोर साहब की चीजें के ऊपर क्वेश्चन है आप जरूर लिखिए कि इनका जो राष्ट्रवाद था वो भौगोलिक सीमाओं में जकड़ा हुआ नहीं होना चाहिए और इनका जो राष्ट्रवाद था वो बृहत्तम राष्ट्रवाद था जो अंतिम आदमी तक के कल्याण की बात करता था, ठीक है। उसके अगले में देखिए एक आपने क्या लिख रखा है, संकुचित दृष्टिकोण का त्याग। टैगोर शुद्ध राष्ट्रवाद की बात करते थे जिसके अंतर्गत किसी भी मानव जाति के प्रति कोई भी प्रकार की हीन अथवा निम्न भावना न हो, अर्थात संकुचित दृष्टिकोण से मुक्ति होनी चाहिए। और दूसरे शब्दों में कहें तो व्यापक राष्ट्रवाद की अवधारणा के समर्थक थे, ठीक है ना। तो संकुचित इनका दृष्टिकोण नहीं था, ये बृहत्तम दृष्टिकोण में चीजों को देखते थे। आज की इस बदलती व प्रतियोगात्मक दुनिया में हमारा राष्ट्रवाद संकुचित होता जा रहा है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हमें भी इन नकारात्मक बेड़ियों को तोड़कर व्यापक राष्ट्रवाद की विचारधारा को अपनाने की आवश्यकता है ताकि हमारा राष्ट्रवाद किसी भी एक बिंदु पर केंद्रित न होकर के व्यापक रूप ग्रहण कर सके। मोटे तौर पर आपने अच्छा लिखा है, बट आप एक तरीके से सोच करके देखिए तो अभी एलपीजी पैराडाइम जो दुनिया में चल रहा है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उसमें भी जो लिबरलाइजेशन शब्द है उदारीकरण और लास्ट वाला ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण, तो आप इस चीज को भी आंसर में लिख सकते थे कि ये सब टर्म्स तो उनके मरने के 40-50 साल बाद पॉपुलर हुए हैं, लेकिन इन अवधारणाओं के मूल से बहुत पहले परिचय करवा दिया गया था हमारा किसके द्वारा, तो माननीय आपको रविन्द्रनाथ टैगोर साहब के द्वारा। इस प्रकार हम निष्कर्षतः यह कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी राष्ट्रवाद की भावना आज के इस दौर में छिछली प्रतीत होती है, जिसे हमें गंभीरता प्रदान करने की आवश्यकता है एवं देशभक्ति के जातीय संघ जैसी बेड़ियों को तोड़ने की आवश्यकता है। अच्छा आंसर लिखा हुआ है, हैंडराइटिंग आपकी लाजवाब है, लेकिन एक थोड़ा मिसिंग चीज क्या था ना कि 38 नंबर के क्वेश्चन में आपने 4 पन्ने लिखे हैं, कम से कम एक पन्ना आपको लिखना चाहिए था और उसी एक पन्ने में एक बार कम से कम रूस यूक्रेन की चर्चा कर देते हैं, 2-3 आपको स्टेटमेंट बताएं उनसे संदर्भित, उनको उनकी चर्चा कर देते हैं। प्रकृति को गुरु मानते थे कि प्रकृति के सानिध्य में चीजें सीखी जा सकती हैं, उनको एक बार कर देते हैं, ठीक है ना। और राष्ट्रगान की भी चर्चा कहीं ना कहीं कर देते हैं, ठीक है। तो पीटी के ही फैक्ट्स को एक बार अरेंज करके और व्यापक करके मेंस का एक अच्छा आंसर लिखा जा सकता है। ओवरऑल आपका आंसर अच्छा है, प्रेजेंटेशन का तरीका या भाषा पर पकड़ बहुत शानदार है, साफ सुथरी लिखावट है, अच्छी है, जो देखने में समझ में भी आ रही है, लेकिन एक पन्ना कम से कम आपको और इस आंसर को एलोबोरेट करना चाहिए था, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी और आंसर राइटिंग सेशन में। आप लोग भी तब तक आंसर लिखते रहिए, पीटी की तैयारी भी अच्छे से करिए और बीच में लिखने का अभ्यास भी मत छोड़िए, क्योंकि पीटी देने के बाद फिर आपको आनंद फानंद में मेंस में जुटना होगा और अगर अभी आप नहीं लिख रहे हैं तो यकीन मानिए उस समय आप घाटे की स्थिति में होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में, थैंक यू। डेस्टिनेशन आईएएस 70वीं बीपीएससी मेंस के लिए इस 28 मई से आपके लिए लेकर आ रहा है एक मेंस आंसर राइटिंग सेशन। इस आंसर राइटिंग सेशन में हम लोग 50 बच्चे ऑनलाइन और 50 बच्चे ऑफलाइन का ही एडमिशन लेंगे, सो दैट
हम 72 घंटों के अंदर आपकी कॉपी चेक करके आपको हम रिव्यू दे सके। और इस सीरीज में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि हम लोग आपको ना सिर्फ प्रश्न देंगे बल्कि साथ ही साथ आपको प्रश्नों के मॉडल आंसर भी उपलब्ध करवाएंगे। तो 70वीं बीपीएससी के मेंस को लेकर अगर आप चिंतित हैं तो हो जाइए चिंता मुक्त, क्योंकि 28 मई से आप जुड़ने वाले हैं डेस्टिनेशन आईएएस के साथ। हमारे इस मेंस बैच में एनरोल करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें।